आज हम लोग किसी भी कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। पहले इसमें चैप्टर का नाम है जीवों में श्वसन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? लैक्टिक अम्ल। किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है? अवायवीय श्वसन। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अंतः श्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है? 21% तथा 16.4%। मानव शरीर की कौन सी वक्षगुहा से अलग करते हैं? डायफ्राम। किसी समान वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट। उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती है। विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। केंचुए श्वसन का कार्य त्वचा से करते हैं। मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तदपि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं। प्रयुक्त कथनों में कौन सही है? दोनों कथन सही है। जीवन की सबसे कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है कोशिका। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पाइरूविक अम्ल बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। सर्वाधिक ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह क्या कहलाता है? वायवीय। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन भी विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम कहलाता है अवायवीय। कीटों में श्वसन के लिए वायु नलियों के जाल को कहते हैं श्वास प्रणाल। ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अवायवीय जीव। ईस्ट किस रूप से श्वसन करते हैं? अवायवीय। अंतःश्वसन के समय डायफ्राम किस ओर गति करता है? नीचे की ओर। हमारी पेशी कोशिका किस रूप में श्वसन कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है? अवायवीय जीव। कौन सा प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है? अवायवीय श्वसन। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? अवायवीय श्वसन के कारण। एक कोशिकीय जीव जिसमें अवायवीय श्वसन होता है ईस्ट। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है? अंतःश्वसन। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकलना क्या कहलाता है? उच्छ्वसन। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितना श्वास लेता है उसकी क्या कहलाती है? श्वसन दर। पत्तियों में वायु के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? रंध्र। किस जीव के श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन अल्कोहल में होता है? ईस्ट। फेफड़े स्थित होते हैं वक्षगुहा में। वक्षगुहा पार्श्व में घिरी रहती है पसलियों द्वारा। वक्षगुहा को आधार प्रदान करता है डायफ्राम। फेफड़ों की रक्षा करता है पिंजर। अंतःश्वसन के समय पसलियां किस ओर गति करती है? ऊपर और बाहर की ओर। खुला परिसंचरण पाया जाता है कॉकरोच में। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग कर भोजन किस में खंडित हो रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? रंध्र द्वारा। जीव जो वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं कहलाते हैं अवायवीय जीव। अत्यधिक व्यायाम की ऐंठन से आराम पाने के लिए गर्म तेल की मालिश या गर्म पानी से स्नान करने के बाद दर्द कम क्यों होता है? क्योंकि उसमें रक्त का संचरण बढ़ता है और लैक्टिक अम्ल को पिघलने से ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने से। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर किस में प्रवेश करती है? फेफड़ों में। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर कितनी देर तक बढ़ सकती है? 25 बार प्रति मिनट। अंतःश्वसन द्वारा वायु नथुनों से बाहर पहले किस में जाती है? नासा गुहा। अंतःश्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन कैसा होता है? बढ़ जाता है। केंचुओं में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। मछलियाँ किसके द्वारा श्वास लेती है? क्लोम। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों के जाल को कहते हैं श्वास प्रणाल। किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है? अवायवीय श्वसन। मानव शरीर की कौन सी वक्षगुहा को उदर गुहा से अलग करती है? डायफ्राम। किस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा बाहर निकलती है? अंतःश्वसन। किस अवस्था में वायु श्वसन के लिए उपयुक्त है? लैक्टिक अम्ल। किस अवस्था में वायु श्वसन के लिए उपयुक्त है? अंतःश्वसन। किस अवस्था में वायु श्वसन के लिए उपयुक्त है? लैक्टिक अम्ल।
फेफड़े में प्रवेश करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। निःश्वसन। किसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है, जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश करती है। उच्छ्वसन। शरीर के अंदर रुधिर उत्तक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय होता है, इसे क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन। गैसों का फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया कहलाती है गैसों का परिवहन। हर चैप्टर है जंतुओं और पादपों में परिवहन। पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित पे विचार कीजिए। पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ, उपरोक्त में से रक्त किसका परिसंचरण करता है? तो वह पचे हुए भोजन का और ऑक्सीजन का और अपशिष्ट पदार्थ तीनों का वहन परिसंचरण करता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिका में चल जाता है, इस प्रक्रम को कहते हैं अवशोषण। मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में सही है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर लाल रंग प्रदान करता है। दोनों कथन सही है। श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में क्या कार्य करती हैं? वो रोगाणुओं का विनाश करती हैं। रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है? पट्टिकाणुओं। रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, उसी को कहते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं। रक्त के तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा। रक्त में कौन सा तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स कार्य करते रहते हैं? प्लाज्मा। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। रक्तवाहिकाएं, हृदय, वृक्क, इनमें से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो वृक्क है जो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। किस तरह समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? ओ। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टेनर। किसने पता लगाया AB और रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण होता है? बर्नस्टीन। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? WBC। किस वैज्ञानिक ने मानव शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? विलियम हॉर्वे। रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती है कौन? धमनियां। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन सी रक्तवाहिनियां ले जाती है? धमनी। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्धि रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है? शिराएं। चिकित्सा हृदय स्पंद को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? स्टेथोस्कोप। हृदय की वैद्युत गतिविधियों का अभिलेखन की प्रक्रिया है ECG। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्नलिखित में किसकी निगरानी के लिए होता है? मस्तिष्क। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, हाइड्रा, स्पंज, इनमें कौन है जो परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? तो हाइड्रा और स्पंज, जिनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। अपोहन की विधि किसके अक्रिय होने की स्थिति में प्रयोग की जाती है? वृक्क। किसका मुख्य कार्य रक्त को छानना है? वृक्क। कुछ जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में कौन से कथन सकते हैं? मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। सांप अपने शरीर के अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल को उत्सर्जन करता है। दूसरा गलत है, पहला सही है। किस वर्ग में संवहन उत्तक जाइलम और फ्लेम पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? पैरेनकाइमा। रंध्र स्थित होते हैं पत्तों में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। दूसरा, फुफ्फुस शिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। दोनों में से कौन सही है? दोनों के दोनों गलत है। कौन सी रक्त वाहिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े में ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस शिरा। किसकी भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है? धमनी। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 से 80। अगला क्वेश्चन है, हृदय कहाँ स्थित होता है जिसका सिरा थोड़ा बाई ओर झुका रहता है? वक्ष गुहा। हृदय कितने कक्षों में बटा हुआ है? 4। हृदय के ऊपरी 2 कक्ष कहलाते हैं अलिंद,
हृदय के निचले 2 कक्ष कहलाते हैं निलय। हृदय के कक्ष की भित्तियां बनी होती हैं पेशी से। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को किसके रूप में उत्सर्जित करती है, जो सीधे जल में घुल जाती है? अमोनिया। किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर के ताप को संवेदन यानी पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। यह किसका कार्य है? प्रमुख कार्य है जल का। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? वशीकरण। शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम किसका प्रभाव है? जल। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जल रोधी बनाता है? लिग्निन। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक है जो किसका परिवहन करता है? पोषकों का। हृदय के किस निलय से फेफड़े में रक्त जाता है? दाएं निलय से। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? नेफ्रॉन। बोमेन नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? बोमेन संपुट में। वाष्पोत्सर्जन के दौरान किससे वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है? रंध्रों। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करती है? फ्लोएम। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है? WBC। पेट के भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? RBC। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस शिरा। अगला चैप्टर है पादप में जनन। कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला, कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। दूसरा, बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादप पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। इसमें पहला कथन सही है, दूसरा गलत। विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? ईस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से होती है। मॉस और फर्न में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। तीनों कथन सत्य है। एक कोशिकीय जीव जिसमें अवायवीय श्वसन होता है, ईस्ट। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में। किस पादप जनन में बिना बीज के नए पादप को उत्पन्न करता है? अलैंगिक जनन। कौन सा जनन निम्न विधियों जैसे कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण से होता है? अलैंगिक जनन। निम्न में से किस पादप के मूल, 3 पत्ते और कली से नया पौधा प्राप्त किया जाता है? कायिक प्रवर्धन। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? पपीता। सत्य फल किसमें विकसित होता है? अंडाशय में। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनिकाइमा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? मक्का। ककड़ी और खीरा के पौधे होते हैं एक लिंगी। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी पौधे में उगने वाले पुष्प हैं? सरसों। निम्नलिखित में कौन पौधे में उगने वाला पुष्प द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है? गुलाब। पिटूनिया पौधे में उगने वाला पुष्प किसका उदाहरण है? द्विलिंगी। ऐसा पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होते हैं कहलाते हैं एकलिंगी। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है वह कहलाता है द्विलिंगी। एकल पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एकलिंगी पुष्प या तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। सरसों, गुलाब तथा पिटूनिया ये एकलिंगी पुष्प के उदाहरण है। नहीं, ये पहला वाला सही है। यदि परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो कहलाता है स्वपरागन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, पादप का जड़ जनन भाग तना होता है। दूसरा, नर और मादा युग्मक का प्रक्रम परागन कहलाता है। तीसरा, परिपक्व होने के बाद अंडाशय फल में विकसित होता है। डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने के लिए एक पादप जीव है। में तीसरा और चौथा सही है। पादप का जनन भाग होता है पुष्प। नर और मादा युग्मक में युग्मक की प्रक्रम निषेचन कहलाता है। किस फूलों के विकास अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अन्य भाग से होता है? असत्य फल। परागन किसमें पाए जाते हैं? पुंकेसर। जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है तो उसे कहते हैं परपरागन। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है भ्रूण।
अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप कहलाते हैं कायिक अंग। जिस जनन के पादप बिना बीजों के ही नए पादप उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं अलैंगिक जनन। किस जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं? लैंगिक जनन। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का कौन सा जनन है जिसमें पादप के फूल, पत्ती अथवा कली और किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त किया जाता है? अलैंगिक जनन। किस जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं का उपयोग के बिना उगते हैं? अलैंगिक जनन। तालाब तथा ठहरे हुए पानी में अन्य जलाशयों में हरे रंग का अपपंक्ति गुच्छे क्या कहलाते हैं? शैवाल। अगला क्वेश्चन है, मांस और फर्न जैसे पादप में जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा। परागकोश में क्या होता है? परागकण। स्त्री केसर में किसमें एक से अधिक बीजांड होते हैं? अंडाशय में। स्त्री केसर में मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण होता है? बीजांड में। आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय होता है लैंगिक जनन के द्वारा। भ्रूण के किस भाग से तना पत्तियां बनती है? प्रांकुर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? गुलाब। निम्न अधोभूमि में उत्पादित सब्जियों में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? शकरकंद। शकरकंद डहेलिया शतावर किसका उदाहरण है? जड़ के। इष्ट में जनन होता है मुकुलन द्वारा। इष्ट कोशिका से छोटी छोटी कलिकाएं की तरह क्यों बनते हैं जो कोशिका से अलग होकर नई इष्ट का निर्माण करते हैं? मुकुल या उभार। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में। पुष्प के कौन सा भाग परागकण बनता है? पुंकेसर। स्त्री के आधारित भाग को कहते हैं अंडाशय। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो किसका निर्माण करती है? युग्मनज का। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण परागण कहलाता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय कहाँ विकसित होता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं? फल। परिपक्व होने पर अंडाशय किसमें विकसित होता है? फल में। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे होते हैं। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर किसके कारण होते हैं? प्रकीर्णन। पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है? 2। अधिकांश पादप में क्या पाया जाता है? मूल, तना, पत्तियां, उपरोक्त सभी। काई किसका अंग नहीं है? पुष्प का। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? डबल रोटी का फफूंद। नर व मादा में युग्मक का आवश्यकता पड़ता है लैंगिक जनन में। इसका फल जल द्वारा बीज का प्रकीर्णन करता है? नारियल। इनमें से स्त्री केसर का भाग है अंडाशय। निम्न में मादा युग्मक होता है अंडाशय में। किसमें पौधे का नर युग्मक स्थित होता है? परागकोश में। अगला चैप्टर है गति एवं समय। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? ओडोमीटर। कौन सा उपकरण वाहनों की चाल को मापता है? स्पीडोमीटर। कौन सा उपकरण वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापता है? रोमीटर। विमानों की ऊंचाई मापी जाती है? अल्टीमीटर। चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उसी दूरी की चलने में किए गए किस से विभाजित करने पर प्राप्त होती है? समय। किसी साइकिल के पहिए की गति होती है वर्तुल। आवृत्ति गति नहीं है, उड़ती मक्खी की गति। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो वस्तु की चाल कही जाती है असमान। यदि विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति क्या कहलाती है? एक समान गति। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप ले, हम उस वस्तु को क्या ज्ञात कर सकते हैं? चाल को। सभी घड़ियों में किस गति का उपयोग होता है? आवर्ती गति। सरल लोलक की गति किसका उदाहरण है? आवर्ती गति की। चाल किसे कहते हैं? इकाई समय में तय की गई दूरी को। चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा।
औसत चाल को कैसे प्राप्त करते हैं? तय की गई दूरी बटा समयावधि। चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करने की राशि कहलाती है वेग। किस वस्तु के एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग कैसा रहता है? नियत। असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। वस्तुओं के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को कहते हैं त्वरण। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी कहलाती है चाल। किसी वस्तु में वेग के परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है? विस्थापन। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन किस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है? वेग समय ग्राफ। एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ होता है सरल रेखा ग्राफ। रेखा के साथ किसी दूरी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है? दूरी समय ग्राफ। एक माइक्रोसेकंड का कौन सा भाग होता है? 10 लाख। कौन सी गति सरल रेखीय गति नहीं है? झूले की गति। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगाता है? उससे सरल लोलक का कहते हैं आवर्तकाल। निम्नलिखित में कौन बॉडी बिल्डिंग फूड है? प्रोटीन। अगला चैप्टर है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। इनमें कौन सा कथन सही है? किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार तप्त हो जाता है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार चुंबक की भांति कार्य करता है। दोनों कथन सत्य हैं। ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को देखा? हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। विद्युत फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनका उपयोग लघु पतन रोकने हेतु होता है। दूसरा, सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं। दोनों कथन सत्य हैं। थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे और इन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेशर का आविष्कार किया था। तो ये दूसरा वाला सही है, लेकिन वो पहला गलत है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा किस टर्मिनल को निरूपित करती है? धन टर्मिनल को। और छोटी और मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को। संयोजक तार किसकी बनी होती है? तांबे की। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? नाइक्रोम। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। सेलों को संयोजित किया जाता है धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से जोड़कर। बैटरी किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को। फिलामेंट कहते हैं बल्ब में एक पतले तार को। विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप पर गर्म होकर दीप्त होता है? ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा प्रवाहित होने व उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, यह किसने देखा? हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, इसे क्या कहते हैं? खुला परिपथ। विद्युत परिपथ को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार संयोजी तार समानता होते हैं गर्म। भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों को पंख चिन्ह प्रदान करता है। दिल्ली। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की। वास्तव में विद्युत जनित्र ऊर्जा का परिवर्तक की तरह कार्य करता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? एमीटर से। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने किया? थॉमस एडिसन। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर। चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ व्यवहार किया जाता है? नरम लोहा। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका अध्ययन किया गया था? हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड का। निम्न में कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? गैल्वेनोमीटर। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? जनरेटर। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता है उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक।
विद्युत परिपथ कनेक्शन होते हैं दो प्रकार के। विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज। विद्युत चुंबक बनने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहा। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के स्मूहीय प्रभाव पर। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विधुन्मय तार में। विद्युतीय फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? सीसा और टीन। अगला चैप्टर प्रकाश। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वह वर्ण सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है आभासी पार्श्व उल्टी। आवर्धक शीशा होता है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? अभिसारी लेंस। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण की जिस घटना के कारण होती है वह कहलाती है अपवर्तन। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? लाल। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और फोकस दूरी के दुगनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल। निकट दृष्टि दोष का उपचार होता है अपसारी लेंस। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणों किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर किस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब केंद्र। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कहते हैं अभिसारी, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन और परावर्तन से। किसके कारण आकाश नीला दिखता है? प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा होती है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा छोटा। किस लेंस में सदैव आभासी सीधा आकार में प्रतिबिंब छोटा बनता है? अवतल। निम्नलिखित में से किस दर्पण को एक अभिसारी दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है कहलाती है उत्तल दर्पण। लेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, उत्तल लेंस सदैव वास्तविक उल्टा और आकार में बीम से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में बीम से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो दूसरा कथन सत्य है। चिकित्सक द्वारा आंख, नाक, गले का परीक्षण के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण होता है निर्गत कोण। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस वाला लेंस उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। सोलर कुकर में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब को प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया निर्मित होने वाली छवि होगी वास्तविक और उल्टी। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है निर्मित छवि होगी आभासी और छोटी। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है फोकस बिंदु, फोकस दूरी। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब अवतल दर्पण। सीधा आभासी आकार बिंब से छोटा दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में। समतल दर्पण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा बिंब के समान आकार का होता है। दूसरा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखता है। दोनों कथन सत्य है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चम्मच की भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है और बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति। टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों में अग्रदीप
के परावर्तक पृष्ठ की आकृति होती है अवतल। किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है अवतल। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। मोटर कार के हेडलाइट में होता है उपयोग अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक। इंद्रधनुषों के रंग का सही क्रम है नीला, हरा, पीला। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसमें निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिवर्तन जिम्मेवार है? परिक्षेपण, अपवर्तन या आंतरिक परावर्तन? तीनों। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखता है? हरा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं बैंगनी और लाल। अभिसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस पे पड़ने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ देता है। स्कूटर या कार के पार्श्व में दर्पण सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब छोटे दिखते हैं। जो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता आभासी प्रतिबिंब। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? वर्षा के पश्चात। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस गैस से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है? नाइट्रोजन। अगला चैप्टर है वन हमारी जीवन रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही क्रम है? घास, कीट, मेंढक, सर्प, गरुड़। अपघटकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये मृत पादपों और जंतु उत्कों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देता है। दूसरा, ये वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होता है। दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित में कौन वक्तव्य सही नहीं है? वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। कमजोर तने वाले पौधे सीधे नहीं खड़े हो सकते, ये भूमि में फैलते हैं, इन्हें कहते हैं विसर्पी लता। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? केरोसिन। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधे पर क्रिया करने से बनने वाला उत्पाद है ह्यूमस। पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देते हैं वितान। कम ऊंचाई के वृक्षों पर छत की तरह दिखाई देने वाला कैनोपी। सूखी पत्तियां व मृत जीवों में शरीर बनता है ह्यूमस से। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी गैस कौन है और यह इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा गैस सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा गैस कांच घर या पौधे घर पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण से। निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? पहला, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। सत्य है, दोनों सत्य है। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट से बनता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भाग भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ये दोनों कथन सत्य हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर में ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी। कौन सा उपभोक्ता स्वयं के पोषण हेतु शाक भक्षी प्राणियों पर निर्भर करता है? मांसाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है मांसाहारी। कौन सा प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता आहार बनाते हैं? सर्वाहारी। कौन सा उपरोक्त नीचे के तीनों पोषण स्तर के आहार प्राप्त करते हैं? सर्वाहारी। वे जंतु जो अपने पोषण हेतु दूसरे पर निर्भर करते हैं कहलाते हैं परजीवी। किसमें बाह्य कोशिकीय पाचन होता है? मृतजीवी। अपघटन हेतु एंजाइम्स का प्रयोग कौन करता है? कवक। जैव अपघटक क्या होते हैं जो पौधे और जंतुओं के अपघटन से आहार प्राप्त करते हैं? सर्वाहारी। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु।
पारिस्थितिकी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता अर्नेस्ट हेकेल। कौन सा संघटक आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं? स्वपोषित संघटक। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या होती है अपघटक की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। किसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधे जंतुओं दोनों पर निर्भर होते हैं? परपोषित संघटक। कौन अपना भोजन पौधे से प्राप्त करता है? शाकाहारी। लाइकेन जहां कवक शैवाल को सुरक्षा तथा कवक को भोजन प्रदान करता है, किस अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है? सहजीविता। स्थल जल तथा वायुमंडल का मिलान। स्थल जहां जीवन पाया जाता है, जैवमंडल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी क्षेत्र कहलाता है बायोम। निम्नलिखित में से किस गैस प्रतिशत मात्र आयतन में वायुमंडल सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है जल से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है श्वसन के अंतर्गत। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा श्रृंखला स्वपोषियों से शुरू होता है? चारण खाद्य श्रृंखला। घास टिड्डा पक्षी किसका उदाहरण है? चारण खाद्य श्रृंखला का। कौन श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है? अपरद खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल जितना जटिल और वैविध्यपूर्ण होगा उतना ही अस्थायी और संतुलन होगा। यह पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रजाति नुकसान में रहती है जबकि दूसरी अप्रभावी रहती है। असहभोजिता में पेनिसिलियम कवक व बैक्टीरिया किसके उदाहरण है? असहभोजिता के। एक प्रजाति को लाभ मिलता है और दूसरी को हानि, यह किस प्रकार का अन्योन्य क्रिया है? परजीविता। अमर बेल का दूसरे पौधे पर उगना किस अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है? परजीविता। एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी को अप्रभावित रहती है, यह किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया है? सहभोजिता। किस अन्योन्य क्रिया में दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती है? सहजीविता। अगला चैप्टर है अपशिष्ट जल की कहानी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। मानवीय एवं पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुख नहीं देखना चाहिए, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु। अकार्बनिक अशुद्धियां पोषक तत्व कौन सी होती है? नाइट्रेट, फास्फेट, फास्फोरस, धातुएं, कचरा। तो नाइट्रेट, फास्फेट, फास्फोरस तथा धातु। मल व्यवस्था में मैनहोल सामान्यतः कितनी दूरी पर होता है? 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर। अपशिष्ट पदार्थ की उत्पत्ति के किसके परिणाम हैं? मानव के प्रकृति और सामाजिक क्रियाकलाप। कार्बनिक अशुद्धियां कौन सी हैं? मानव मल, जैविक अपशिष्ट, पीड़कनाशी, शाकनाशी, नाइट्रेट। 1, 2, 3 और 4 मतलब कि नाइट्रेट को छोड़कर सभी। हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले रोग को क्या कहते हैं? जीवाणु। किस वर्ष भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम पर नई मुहिम शुरू की? 2016। सीवर का प्रमुख कार्य मल विसर्जन की व्यवस्था। अपंक के कौन सी गैस बनाई जाती है? जैव गैस। अपंक क्या है? दूषित जल में विद्यमान ठोस अशुद्धि। दूषित जल जनित रोग नहीं है मलेरिया। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 से 15 तक की अवधि को किस कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया? जीवन के लिए जल। वाहित मल में मिली कार्बनिक अशुद्धि नहीं है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। वातन होता है जल में वायु का प्रवाह। वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर कौन से वृक्ष लगाए जाते हैं? यूकोलिप्टस के। शुष्क अपंक काम आता है खाद के। मृदा के रंध्रों के बंद करने के लिए उत्तरदायी है वसा। जागरूक नागरिक का कर्तव्य है स्वायत्त संस्थाओं को विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करना। सक्रियित अपंक में लगभग कितना प्रतिशत जल है? 97। वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है केचुआ से। जैव अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण है पॉलीथीन की थैलियाँ। दूषित जल जनित रोग है हैजा। निम्नलिखित में से कौन सा दूषित जल उपचार का उत्पादन है? बायोगैस एवं स्लज। निम्न में कौन जल जनित बीमारी नहीं है? दम्मा। घरों, कारखानों, उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं को
द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को कहते हैं सीवेज। कौन सा पोषक तत्व रंध्रों को खोलने और बंद करने में काम करता है? पोटेशियम। एरोबिक बैक्टीरिया को साफ पानी में उगाया जा सकता है? वातन। अपंक और बायोगैस अपशिष्ट जल कौन सही है? पहला, अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न अपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। दूसरा, अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाले बायोगैस जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। दोनों कथन सत्य हैं। निम्न में कौन सा कारक जल की कमी हेतु उत्तरदायी है? औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, जल संसाधनों का कुप्रबंधन, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है? बूंद सिंचाई।